हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के एक नेक्स्ट न्यू चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बात हो रही है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मतलब कौन से प्रोसेस है, कौन सा मैकेनिज्म है, किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से सेल या टिश्यूज के लिए हेल्प करते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले एक वर्ड आता है यहाँ पे जो हमको फोकस करना है और वो वर्ड हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो बात हो रही है कि प्लांट्स किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, पहले ये जानना पड़ेगा ना। तो जो प्लांट्स होते हैं क्या बनाते हैं? फूड, और साथ में क्या होता है उनके पास में? मिनरल्स, और क्या होती है? वाटर। इन सब का क्या करता है प्लांट? ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल्स, फूड्स का, तो वो कैसे करते हैं पहले हम उनकी बात करते हैं। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के बेस पे इसे टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा इसी का ऑपोजिट रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है? आप इमेजिन करिए कोई एक शॉर्ट प्लांट है, तो शॉर्ट प्लांट में इसकी हाइट बहुत ही कम है, तो इसमें वाटर मिनरल को जमीन से ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसके लिए कोई बहुत स्पेशलाइज्ड टिश्यू या सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो कॉमन सेल्स होंगे वो ये काम इजीली कर सकते हैं। तो मतलब मीनिंग कहने का ये हो रहा है कि इसके लिए जो प्रोसेस वर्क करेगा यहाँ पे वो क्या रहता है? वो होगा डिफ्यूजन। तो मीनिंग क्या हो रहा है कि बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। बाय डिफ्यूजन क्या होगा? शॉर्ट प्लांट्स में इजीली क्या होगा? ट्रांसपोर्ट किसका हो जाएगा? वाटर एंड मिनरल्स का। इसी को हम सिंपल शब्द में बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्योंकि साइटोप्लाज्म के थ्रू ही क्या हो रहा है? वो वन सेल टू अदर सेल क्या कर रहा है? आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अगर हम किस में आते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। एग्जांपल कोई प्लांट है जो काफी हाइटेड है, आप इमेजिन के लिए कोकोनट ले सकते हैं यहाँ पे। तो इन प्लांट्स में जो इनका बॉटम है, सॉइल वाला एरिया बहुत नीचे है और स्टेम बहुत हाइटेड में है, प्लांट्स की जो लीफ है बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे क्या नॉर्मल सेल वर्क कर सकती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? नहीं। यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स चाहिए जो अपना पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड वर्क ही करेंगे। उन सेल्स का नाम क्या है? तो यहाँ पे कौन काम करता है? वैस्कुलर टिश्यू। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स बाय वैस्कुलर टिश्यूज। और वैस्कुलर टिश्यूज में कौन आते हैं? जाइलम्स आते हैं और फ्लोएम आते हैं। जाइलम, फ्लोएम आपको मालूम होगा, जो जाइलम होते हैं ये प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन वर्क क्या होता है? ये सॉइल से क्या खींचते हैं? वाटर और मिनरल को, और कहाँ ले जाते हैं इसको? स्टेम से लीफ की ओर ले जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट वाटर मिनरल का जो कंडक्शन है वो कौन करता है? जाइलम। फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होता है? इनटू द लीफ। और लीफ में क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन जब हो जाता है उसको हर एक पार्ट में, चाहे वो फूड को स्टेम में भेजना है, रूट में भेजना है, ब्रांचेस में भेजना है, फ्रूट्स में भेजना है, फ्लावर्स में भेजना है, यंग बर्ड्स में भेजना है, मतलब ऑल डायरेक्शन में क्या करना है? एनर्जी को सप्लाई करना है। तो वो काम कहाँ से होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। फ्लोएम कहाँ पे होता है? इनटू दी लीफ। ठीक है। तो मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो काम है वो स्पेशलाइज्ड सेल से होता है या टिश्यू से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं वहां पे? वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और इसी को ही एक वर्ड और बोला गया है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसलोकेशन। मतलब यहाँ पे दो टर्म्स इंपॉर्टेंट आई है, ध्यान रखने वाली बात है। एक कौन है इसमें? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो थ्रू दी सेल में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म, उसके थ्रू क्या हो जाएगा? वो कंडक्ट हो जाएगा। और दूसरा कौन है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांस का मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसफर। लोकेशन का मतलब आप समझते हैं। तो लोकेशन के ट्रांसफर के लिए जो स्पेशल टिश्यूज वर्क करेंगी वो किसके लिए आएगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आएगा। ठीक है। अब ये तो हमने मोटा माटी पढ़ लिया कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग हाइटेड वाले प्लांट्स के लिए। अब हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट के मोड कौन कौन से हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये केवल इनमें प्लांट्स जो हम पढ़ इसमें काम नहीं आएगा। जितने भी आपके चैप्टर है बायोलॉजी के, स्पेशली अगर हम बात करें जहां पर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
जैसे अगर हम बात करें डाइजेशन चैप्टर की बात करें, ह्यूमन डाइजेशन चैप्टर जो है वहां पर भी काम आता है ये, इसको मैंने पढ़ाया भी है, हमारा ऑलरेडी वीडियो है पूरा का पूरा चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, अगर आप चाहे जाके देख सकते हो उस वीडियो को, वहां पर भी वर्ड यूज हुआ है क्या, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है पैसिव और एक होता है क्या, एक्टिव। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल मीनिंग क्या होगा, जहां पर हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स, अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ कि सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, वो आपको आगे चैप्टर में क्लियर होगा, बस मैं क्या बोल रही हूँ, केवल फोकस किसमें कर रही हूँ, कंसंट्रेशन पे फोकस कर रही हूँ। तो जब हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का फ्लो कहां पर होता है, लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। अगेन, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का फ्लो कहां पर होगा, लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, तो उसको हम कौन सा मोड बोलते हैं, पैसिव। अब आप मुझे बताइए, हाई से, जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, वहां से कोई चीज कहाँ की ओर फ्लो हो रही है, लो की ओर, तो बहुत स्मूथली इजीली हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अलग से किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, मतलब इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एटीपी रिक्वायर्ड। एंड थर्ड पॉइंट है इसका कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये जरा भी सेंसिटिव नहीं होता है किसी भी टेम्परेचर या इनहिबिटर्स के लिए। मीनिंग कहने का ये हो रहा है कि अगर ये जो प्रोसेस चल रही है उस टाइम पे टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो उस टेम्परेचर की वजह से इस प्रोसेस में कोई भी बैरियर या कोई भी रुकावट नहीं होगी। इसका उल्टा, इस टाइम पे अगर जो प्रोसेस चल रही है कोई इनहिबिटर भी आ गया, व्हाट इज इनहिबिटर, वो सारे फैक्टर जो किसी प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं या उसको बीच में स्टॉप कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई मीडियम हो सकता है, टेम्परेचर, पीएच, एनीथिंग। तो कोई भी इनहिबिटर रहे, उनके प्रेजेंस में भी ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है, ये अपना स्मूथ ऑनगोइंग रहता है। मतलब नो सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर ले सकते हैं, एंड ऑल टाइप ऑफ इनहिबिटर्स, कुछ भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कौन होता है, एक्टिव। एक्टिव, इट कैन टेक अगेंस्ट किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। मतलब यहां पर हो सकता है कि लो से भी हाई की ओर क्या हो जाए, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना पड़े, ये हो सकता है। अब क्योंकि लो से हाई की ओर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ हेल्पर चाहिए, वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एटीपी, रिक्वायर्ड एटीपी होता है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चाहिए, काफी ऑपोजिट दिख रहा है आपको, लो से हाई की ओर मूव करता है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, ये सेंसिटिव भी होता है। तो सेंसिटिव होता है किसके लिए, सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर, जो हमने लिखा था, एंड इनहिबिटर्स। तो जितने भी टाइप के इनहिबिटर्स है, टेम्परेचर है, वो अफेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को, उसको ये बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, हमारा मेन फोकस किस में रहेगा, पैसिव में ही रहेगा। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अगर इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखें कौन कौन से टाइप के होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें फर्स्ट होता है, जो हमने लिखा भी था अभी, डिफ्यूजन। सेकंड होता है इसमें, इसी का ही एक टाइप है, उसको बोलते हैं फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। एंड थर्ड है ऑस्मोसिस। हम इन तीनों को ही अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो फर्स्ट एग्जांपल था वो था डिफ्यूजन। तो अभी हमने पढ़ लिया डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के और मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। बट कौन से मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वो मॉलिक्यूल होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स।
मतलब जब सॉल्यूट पार्टिकल्स हाई से लो की ओर मूव करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, डिफ्यूजन। सेकंड हमने अभी पढ़ा था कि क्योंकि हाई से लो की ओर मूव होता है, दैट्स वाई कोई भी अलग से एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होती है, वही पॉइंट लिखा गया है। थर्ड क्या लिखा गया है, ये जो मूवमेंट है ये तभी स्टॉप होता है जब कौन सी स्टेट आती है वहां पे, आपकी बैलेंस वाली स्टेट, या क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। जैसे क्या, मान लीजिए ये एक सेल है, मान लेते हैं अंदर में क्या है, साइटोप्लाज्म है, और बाहर में भी हमने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया है इसमें, ठीक है। इस सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, सॉल्यूट, और अंदर भी कौन प्रेजेंट है, सॉल्यूट, दोनों में प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि बाहर में जो सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, वो लो है। तो अभी हमने क्या देखा कि सॉल्यूट जो होते हैं उन पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर क्या होगा, मूवमेंट होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन कब तक होगा, कब वो स्टॉप होगा। मान लेते हैं कि बाहर में 100 है, एग्जांपल में नंबर वाइज चल रही थोड़ा सा, मानते हैं बाहर में क्या है, केवल 100 है सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो अंदर में मूवमेंट चालू हो गया इसका, मानते हैं अंदर में 20 था, मान लेते हैं अभी हम लोग, तो क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, फ्लो अंदर की ओर स्टार्ट हुआ, बढ़ता जाएगा, ये 30 हो गया, ये 40 भी हुआ, ये क्या हो गया, 50 हो गया, बढ़ते क्या, एक ऐसा स्टेट आएगा जब दोनों ही जगह पे क्या होगा, आपका वो बैलेंस स्टेट आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर अब हम लेके चलते हैं एग्जांपल के लिए कि बाहर में 100 है और यहाँ पे मानते हैं अभी के लिए 0 है, मान के चलते हैं। क्या हुआ, यहाँ से मूवमेंट फ्लो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 10 होगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, तो एक स्टेट बाद क्या होगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 आ गया, क्योंकि यहाँ का 100 का 50 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा अब, 50। तो मीनिंग बाहर में कितना हो गया है कंसंट्रेशन सॉल्यूट का, 50, और सेल के अंदर भी कितना हो चुका है, 50। इन दैट स्टेज जब दोनों ही जगह पे 50-50 का क्या हो गया है, कंसंट्रेशन बैलेंस्ड हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं वहां पे, इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ आके क्योंकि दोनों ही जगह पे क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बैलेंस हो गया है, अब कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, डिफ्यूजन, यहाँ आके क्या हो जाता है आपका, वो स्टॉप हो जाता है। तो जब तक क्या नहीं होगा, बैलेंस वाली कंडीशन आउटर साइड और इनर साइड में नहीं आ जाती है सेल के, तब तक कंटिन्यू क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का, ठीक है। इसके बाद टॉपिक में आते हैं, क्या लिखा गया है, फैक्टर अफेक्टिंग इन रेट, किसके रेट पे, डिफ्यूजन के। अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि जो डिफ्यूजन होता है ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता है टेम्परेचर को लेके या इनहिबिटर्स को लेके। तो मीनिंग कहने का क्या था, वो सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होगा, वो चलेगा, थोड़ा स्लो रेट हो सकता है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग, लेकिन वो स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में कौन कौन सा है, एक क्या है उसमें आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है उसको, तो क्या लिखा गया है, अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो डिफ्यूजन रेट भी क्या आती है वहां पे, हायर होती है, मतलब बोथ आर इक्वल, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप इमेजिन करिए बर्तन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, गैस में रख के गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्तन जो था अभी वो ठंडा था, मीन्स लो टेम्परेचर है, हमने गैस को ऑन कर दिया, टेम्परेचर क्या था उसका, हाई था, तो हाई से कहाँ की ओर, लो की ओर टेम्परेचर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और आपने देखा होगा जो बर्तन है जिसे हम फ्लेम ऑन करते हैं, बहुत जल्दी क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। तो मीनिंग जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा, फ्लो भी क्या रहेगा, उतना आपका फास्टर होगा। यहाँ पे फ्लो की बात हम किसके लिए कर रहे हैं, डिफ्यूजन के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस किसका चल रहा है, हमारा टेम्परेचर में चल रहा है, ठीक है। सेकंड हम किस में आते हैं, सेम वही बोला है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अभी मैंने पढ़ाया था इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन जो आपका इम्बैलेंस हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो वो भी क्या है, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, मतलब एक जगह बहुत हाई है, एक में बहुत ही कम है, तो बहुत फास्टर क्या होगा, डिफ्यूजन आपका होगा। मान लीजिए एक जगह पे है 68 और एक जगह पे है 65, तो केवल 3 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, ये बहुत स्लो होगा। कहीं पे क्या है आपका 100 है, कहीं पे क्या है 0 है या 10 है, बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत फास्टर क्या होगी वहां पे आपका फ्लो होगा, वहां पे मॉलिक्यूल्स का। तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना डिफरेंस रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा, उतनी फास्टर क्या होती है वहां पे, डिफ्यूजन प्रोसेस भी होती है, फास्टर होगी। नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी, कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए या मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे यहाँ पर भी, तो कोई भी सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा डेंस है, तो डेंस है तो उसका फ्लो क्या होता है, धीरे होता है। आप इमेजिन करिए, आप पानी ले लेते हैं,
नॉर्मल पानी है, प्योर वाटर है, उसमें कोई भी चीज डिजोल्व नहीं, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है, प्योर वाटर है। और आपने एक में क्या ले लिया, 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल। दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको दिखने मिलेगा जो वाटर है वो क्या है, प्योर है, मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो थोड़ी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू ऑयल। जब दोनों का फ्लो देखेंगे तो जो ऑयल है वो बहुत धीरे फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। तो मीनिंग क्या हो रहा है, जो भी चीज डेंस होगी या हैवियर होती है उनमें जो फ्लो होता है वो क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होता है। विच मीन्स अगर डेंसिटी हाई है तो उनका डिफ्यूजन क्या होगा, आपका लो होगा। ये इस दोनों में क्या था, वो पैरेलल चल रहे थे, पर यहाँ पे क्या है, वो आपका ऑपोजिट है। नेक्स्ट किसमें आते हैं, सरफेस एरिया में आते हैं। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन रेट भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, फास्टर होगी। जैसे क्या, मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई, आप सभी को मालूम होगा। तो हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है उनका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है हमारे एल्वियोलाई का, उसकी वजह से हम बहुत ही स्मूथली क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं क्या, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो विच मीन्स जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना स्मूथ क्या होगा वहां पे फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए होगा, वहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डिफ्यूजन रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो कंप्लीट हो गया कौन कौन से फैक्टर स्लो करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर कि डिफ्यूजन किन के बीच में हो सकता है, कौन कौन से मीडियम के बीच में हो सकता है। तो एक क्या है, गैस टू गैस हो सकता है, लिक्विड लिक्विड के बीच में भी हो सकता है, गैस लिक्विड के बीच में हो सकता है, और एक क्या लिखा है, सॉलिड और लिक्विड गैस के, मतलब सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से गैस के बीच में भी हो सकता है। ये जो मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है सॉलिड, सॉलिड के थ्रू डिफ्यूजन जो होता है ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, बहुत सारे सॉलिड ऐसे हैं जो एग्जाम्पल में आपके सेट ही नहीं होते हैं, या बोल सकते हैं जो डिफ्यूजन शो ही नहीं करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो टर्म लिखा, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, लाइक परफ्यूम की एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो उससे जो मॉलिक्यूल्स निकलती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है, या बेसिकली सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, देन किसमें वो डिस्पोज हो जाती है, एयर के फॉर्म में। तो ये एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, पर मेजरली जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या शो नहीं करते हैं, डिफ्यूजन को शो वो नहीं करते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो सेकंड एग्जांपल है वो है कौन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, फैसिलिटेटेड। जो वर्ड होता है आपको वर्ड से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या क्या होता है। तो जो फैसिलिटेटेड है इसका मतलब ही होता है क्या, हेल्प। ठीक है, और सेकंड टर्म क्या दिया है आपको, डिफ्यूजन। ये अभी हम पढ़ के आए हैं व्हाट इज डिफ्यूजन, जहां पे हाई से लो की और क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या था, अभी हम पढ़ के आए, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ की ओर फ्लो होगा, लो कंसंट्रेशन की ओर। तो सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी आएगा कि हाई से कहाँ की ओर मूव करेगा, वो कहाँ की ओर मतलब फ्लो चलेगा, वो लो की ओर। सेम टर्म वही आएगा। सेकंड हमें डिफ्यूजन में अभी क्या पढ़ा था कि इसमें किसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई एटीपी नहीं चाहिए। तो वो पॉइंट यहाँ पर भी आएगा, नो एटीपी रिक्वायर्ड। ये दोनों पॉइंट वैसे ही है बिकॉज क्या लिखा है वहां पे, डिफ्यूजन। लेकिन क्योंकि सामने में क्या लिखा है, फैसिलिटेटेड, तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। तो हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे हेल्प के लिए रिक्वायर्ड होता है कौन, कैरियर प्रोटीन्स। क्या होते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए आपको दिख रहा होगा ये है एक सेगमेंट कौन सा वाला, हाई कंसंट्रेशन का, और यहाँ पे कौन है वो, लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर क्या हो रहा है, फ्लो तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ्लो के लिए बीच में क्या होता है, हमेशा मेम्ब्रेन। सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो किस नेचर का होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है उसका, सेमी परमिएबल। व्हाट डू मीन बाय दैट, कि जिसमें भी इंपॉर्टेंट आयन मिनरल सॉल्यूट है जो जरूरी है, बाहर में है सेल के, वो अंदर की ओर आने तो देगा, लेकिन अंदर में जो प्रेजेंट है इंपॉर्टेंट आयन मिनरल्स वाटर मॉलिक्यूल जो भी जरूरी है बॉडी के सेल के अंदर में है, वो बाहर की ओर नहीं जाने देगा। दिस इज नोन एज अ सेमी परमिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कैसे बनता है, कौन सा इसका प्रॉपर्टी है, कौन कौन से इसके मॉडल है, क्या फंक्शन करता है, ये सारा डिस्कस हो चुका है डिटेल में। मैंने पढ़ाया है चैप्टर सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अगर आप चाहे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है ये। ठीक है, चलिए अगेन कम बैक करते हैं हमारे इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रही है, लो की ओर।
तो उसके लिए हेल्प कौन कर रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये रेड कलर में, ये कौन है, कैरियर मॉलिक्यूल। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं एज अ कूली, इमेजिन करिए, जो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, सामान को लेगा, लेकर जाएगा, इसका जो टारगेट साइट है वहां पे छोड़ देता है, अगेन आता है, फिर अगेन क्या लेगा, अपना फिर से नया लगेज लेगा, फिर जाएगा, अगेन उसको छोड़ देगा। तो इन शॉर्ट हेल्प करने के लिए कौन चाहिए यहाँ पे, कैरियर मॉलिक्यूल। अब हमने डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था कि किसका ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का। सेम चीज यहाँ पर है लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स का यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पोलर पार्टिकल्स और एक होते हैं यहाँ पे नॉन पोलर पार्टिकल्स। मैच करता है डिफ्यूजन से पर थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा स्पेसिफाई है वहां पे। पोलर में कौन आते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, ये सारे कौन से आ जाएंगे, इनके पोलर आयंस में आ जाएंगे। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो इसमें कौन आते हैं, लाइक न्यूक्लियोसाइड, अमीनो एसिड्स, ऐसे सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, नॉन पोलर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर मॉलिक्यूल की, जो किस में आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आता है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात हमारे कहाँ पे रुक गई, कैरियर प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। तो कैरियर प्रोटीन जो होते हैं ये टू टाइप्स की होती है, एक कौन है, उसमें लिखा है आपको पोरियॉन्स, और एक कौन है, एक्वापोरियॉन्स। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो टर्म है पोरियॉन्स, देखिए काफी रिजेंबल हो रहा है पोरियॉन टर्म एक वर्ड से नोन एज अ पोर। मतलब पोरियॉन्स क्या करते हैं, पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्मॉल होल्स। तो ये पोर जो है किस में फॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली बात है, जो सेल है, सेल का जो मेम्ब्रेन है, तो जो सेल का मेम्ब्रेन होता है उसमें स्मॉल पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्मॉल पोर क्या करेगा, ये एज अ चैनल को आप समझ सकते हैं एज अ गेट, जो एंट्री एग्जिट के लिए हेल्प करता है, तो एज अ चैनल वर्क करता है वहां पे। तो जो पोरियॉन्स किसके लिए हम बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है, इनके मेम्ब्रेन, इनके डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन जो होती है, इनके आउटर मेम्ब्रेन में जो स्मॉल पोर प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पोरियॉन्स। ज्यादातर इसमें प्रेजेंट होते हैं और कुछ कुछ किसमें प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। सेम हम किसकी बात करें, एक्वापोरियॉन्स की बात करें, देखिए टर्म में ही लिखा है एक्वा, मतलब क्या है, वाटर, एस्ट्रो मॉलिक्यूल। तो जो भी पोर्स किसके लिए हेल्प करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करेंगे। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, वाटर चैनल, वाटर गेट। तो उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्वापोरियंस। तो सिंपली कॉल्ड क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहां पे कैरियर मॉलिक्यूल का हेल्प चाहिए फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड। और मेन रोल यहाँ पे किसका होता है, आपका कैरियर प्रोटीन्स का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन आता है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसके, यूनिपोर्ट के बारे में। देख लीजिए, मान लेते हैं ये एक कौन है, सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल का आउटसाइड है और ये इनसाइड है। जब सेल के बाहर से मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर की ओर सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका यूनिपोर्ट। इसका एग्जांपल क्या लिया गया है, कैल्शियम आयन। कहाँ पे वर्क कर रहा है कैल्शियम आयन, फर्स्ट किसमें लिया गया है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो अब जब हम पढ़ेंगे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम पर पढ़ेंगे, तो वहां पे हमारे नर्वस सिस्टम में क्या मिलते हैं, न्यूरॉन्स मिलते हैं। तो न्यूरॉन्स के एंड को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और एक न्यूरॉन के एंड में जो सिनेप्स होता है, यहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन है, इम्पल्स जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना है नेक्स्ट वाले में, तो वो सिनेप्स से होता हुआ नेक्स्ट की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। तो सिनेप्स में दो मेम्ब्रेन होती है, एक होता है प्री और एक होता है क्या, पोस्ट। तो प्री जो होता है वहां पे क्या मिलता है, कैल्शियम आयन मिलता है, जिसके थ्रू क्या होती है, जो इंपल्सेस होती है वो फर्स्ट न्यूरॉन या फर्स्ट स्नेप से कहाँ की ओर मूव करता है, नेक्स्ट न्यूरॉन की ओर मूव करता है। तो एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो आपका सिंगल फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा वैसे क्या लिया गया है, कैल्शियम आयन कहाँ पे वर्क कर रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मसल्स में मिलने वाला
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला गया है। जब हमारे मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एट दैट टाइम वन मसल टू अदर मसल, या बोल सकते हैं मसल सेल्स जो एक है वहां से दूसरी की क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा इन्फॉर्मेशन का। वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कौन वर्क करेगा वहां पे, कैल्शियम। ये सारे हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। सेकेंड हम किस में आते हैं, सिम्पोर्ट में आते हैं। देखिए सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है, सेम वही चीज हो रही है, आउटसाइड से इनसाइड की ओर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, सेम डायरेक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में एंटर कर रहे हैं, आउटसाइड से अंदर की ओर सब एंटर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे सोडियम एंड ग्लूकोज मूवमेंट कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है हमारे चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। थर्ड किस में आते हैं, एंटीपोर्ट में। देखिए नाम में ही क्लियर है, एंटी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। सेम वही, आउटसाइड इनसाइड, प्रोटीन मॉलिक्यूल दिख रहा है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक मॉलिक्यूल की एंट्री हो रही है, एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है वहां पे, एग्जिट कर रहा है, मतलब एंट्री एग्जिट साथ में हो रहा है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, कौन एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम पंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंप है हमारी बॉडी में, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। हमारी बॉडी में जहां जहां पर भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट होता है वहां वहां पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सोडियम पोटेशियम पंप की। तो ये जो तीनों आपको दिख रहा है, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट, ये हमने एग्जांपल अपने ह्यूमन बॉडी में लिया है इसको। और ये भी कौन आते हैं, आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में लिया है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो लास्ट एग्जांपल था वो क्या था, ऑस्मोसिस। क्योंकि इसमें भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर क्या होगा, मूवमेंट होगा। और क्योंकि हाई से लो की ओर मूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एटीपी की यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन ट्रांसपोर्ट किसका होता है, हाई से लो की ओर क्या मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा पार्टिकल होता है, तो वो होता है सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो की ओर क्या करेंगे, आपका मूव करेंगे। जैसे एग्जांपल हम मानते हैं ये एक सेल हम लेके चलते हैं, तो ये सेल में ये क्या बन गया है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किस प्रॉपर्टी का होता है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो हमने एक जगह पे क्या ले लिया कि ये सेक्शन कौन है, हाई कंसेंट्रेशन है, और एक में क्या है, लो कंसेंट्रेशन है। किसका हाई कंसेंट्रेशन है, वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल का। तो जो सॉल्वेंट है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो हाई से कहाँ की ओर मूव करेंगे, लो की ओर मूव करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब मुझे आप जानते होंगे आप लोग कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो मीडियम दिख रहा है आपको, ये कौन है, डाइल्यूटेड है। और क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ही कम है, तो ये कौन सा कंडीशन है, अभी कंसंट्रेटेड कंडीशन है आपका। तो डाइल्यूटेड मीडियम से कंसंट्रेट मीडियम की ओर मूव होना, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। इसको अगर हम और चेंज करना चाहें, डाइल्यूटेड को एक वर्ड और बोलते हैं क्या, हाइपोटोनिक। तो मीनिंग क्या निकला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जहाँ पे कंसंट्रेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है, बार बार वही हो रहा है कि डाइल्यूटेड से कंसंट्रेट की ओर मूव करना, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूव करना। क्योंकि हर जगह पे कौन मूव हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, तो उस सभी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑस्मोसिस। बस याद रखिए कि यहाँ पे कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब इसी को देखते हैं हम, ऑस्मोसिस को अलग अलग सेल्स पे देखते हैं। हमने एक ले लिया है एनिमल सेल और एक क्या ले लिया है, प्लांट सेल। क्योंकि एनिमल सेल के पास में सभी को पता होगा क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इनका कोई एक फिक्स रिजिड शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन प्लांट सेल है सेल वॉल, और जो सेल वॉल है किसका बना होता है, वो सेल्यूलोज का बना होता है, इसलिए इनका एक फिक्स रिजिड क्या होता है, एक शेप होता है, ठीक है, सेल वॉल की वजह से। अब दोनों में देखते हैं, दोनों ही सिचुएशन में हमने फर्स्ट क्या रखा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय आइसोटोनिक, मतलब यहाँ पर सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों ही मीडियम में जो वाटर मॉलिक्यूल है, इनका जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस है। मतलब मान लो यहाँ भी 50 है तो यहाँ भी 50 है, दोनों जगह पे क्या है, वो बैलेंस हो रहा है। मतलब यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा, बहुत ही कम या ना के बराबर होता है, इसलिए क्या लिखा है वहां पे, नो नेट मूवमेंट। आइसो का मतलब ही क्या होता है, बराबर।
तो जहां पर दोनों ही सिचुएशन में आउटसाइड दी सेल और इनसाइड दी सेल जो मीडियम का जो कंसंट्रेशन है फॉर वाटर मॉलिक्यूल वो क्या है, बैलेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक मीडियम। ठीक है, ये सॉल्यूशन। सेकंड हम किस में आते हैं, हाइपोटोनिक। मैंने अभी पढ़ाया था हाइपो का मतलब क्या होता है, जहां पे डाइल्यूशन है, डाइल्यूट ज्यादा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या है वहां पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मीडियम या अदर पार्ट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम एनिमल सेल में बाहर आउटसाइड दिस सेल हमने कौन सी कंडीशन रखा है, हाइपोटोनिक। सेम हमने प्लांट सेल में भी आउटर में क्या रखा है, हाइपोटोनिक। तो अगर बाहर में हाइपोटोनिक है, सेल में ज्यादा क्या रहेगा आपका, लेस नंबर ऑफ क्या रहेगा, वाटर, क्योंकि बाहर हमने हाइपो कर दिया है, ज्यादा कर दिया है, तो ऑटोमेटिक सेल के अंदर थोड़ा बहुत कम होगा आपका। तो अंदर कौन सी कंडीशन आ गई है, वो आपकी हाइपरटोनिक कंडीशन आ गई। इन दैट कंडीशन जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाई से कहाँ की ओर मूव करेंगे, लो की ओर। तो आउटसाइड से कहाँ की ओर एंटर कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, इनसाइड की ओर सेल के अंदर वो एंटर कर रहे हैं। तो वही लिखा है क्या, ऑस्मोसिस तो हो रहा है, लेकिन सेल में वाटर बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। अंदर की ओर आना मतलब क्या होगा, एंडो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एनिमल सेल है इनके पास में क्या नहीं मिलता, सेल वॉल नहीं मिलता है। जब बाहर का पानी कंटिन्यू अंदर की ओर जाएगा तो सेल क्या करेगा, आपका स्वेलिंग करना स्टार्ट करेगा। एक टाइम तक वो स्वेलिंग होगा। जब स्वेलिंग होगा तो सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन है बहुत टाइट हो जाएगी, तो हम क्या बोलते हैं, टर्गेट बोलते हैं, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी उसकी। साथ ही साथ सेल एक्सपैंड भी कर रहा है, एक टाइम तक वो एक्सपैंड करेगा। देन क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं, तो सेल वॉल नहीं है, तो आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, सेल रप्चर्ड हो जाता है। कौन सा, एनिमल सेल। ज्यादा क्या हो जाए अगर वहां पे एंडोऑस्मोसिस हो जाए तो। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, क्योंकि इसमें भी कौन है, बाहर में सेल वॉल तो है लेकिन पानी अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर का जो सेल है क्या करेगा, वो भी फूलना स्टार्ट करेगा। एक टाइम तक वो भी क्या होगा, टर्जिड तो होगा, बल्जिंग होगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होगा, वो रप्चर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या मिलता है आपको, सेल वॉल मिलता है। ये एक डिफरेंस है बिटवीन द प्लांट सेल और एनिमल सेल, क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो ये सेल ड्यूरिंग द एंडोऑस्मोसिस क्या होते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो सेल आपके रप्चर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किसमें आते हैं, हाइपरटोनिक। मतलब अब जो बाहर की सिचुएशन है वो हमने क्या कर दी है, आपकी हाइपरटोनिक रख दी है, मतलब कंसंट्रेटेड है। तो अगर बाहर में हाइपरटोनिक है तो ऑब्वियसली अंदर में क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। तो अंदर से हाइपो से हाइपर की ओर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म से आउटर मीडियम में क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना स्टार्ट कर देगा। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हाई से लो की ओर मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई वर्ड क्या आ गया, ऑस्मोसिस। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर जा रहे हैं तो नाम क्या आ गया यहाँ पे, एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एंडो एंड व्हाट इज एक्सो। जब ऑस्मोसिस सेल के अंदर साइड में हो रहा है, मतलब वाटर कंटेंट कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो एंडो ऑस्मोसिस। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर की ओर आ रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब कंटिन्यू अंदर का जो साइटोप्लाज्म का जो वाटर है वो बाहर की ओर निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, जो सेल था, जो नॉर्मल बैलेंस था आपका, क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल कम हो रहे, कंटेंट कम हो रहा है, वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा। तो सेल्स क्या होती है वहां पे, श्रिंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड सेल बोलते हैं यहाँ पे। और क्योंकि एनिमल सेल के पास में सेल वॉल तो था नहीं, वो पूरा का पूरा फ्लैसिड होगा, देन पूरा आपका वो चिपट जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंकल्ड हो गया सेल वहां पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीनेटेड सेल्स बोलते हैं। लेकिन एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल है बाहर का, तो उसका सेल भी क्या होगा, आपका श्रिंक होना तो स्टार्ट करेगा, फ्लैसिड तो होगा, लेकिन वो पूरा का पूरा फुल्ली रिंकल्ड नहीं होता है। इमेजिन करिए ये जो सेल है एनिमल सेल, वो पूरा श्रिंक होके ऐसा हो गया, जैसे आप लोग किशमिश पढ़ते हैं ना, किशमिश का पूरा क्या हो गया, वो आपका श्रिंक हो गया सेल। लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो ये इनका सेल वॉल है, और अंदर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो हल्का हल्का क्या हो गया, श्रिंक होना स्टार्ट किया, थोड़ा और आगे गया, तो ये सेल वॉल तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया, श्रिंक हो रहा है। लेकिन बाहर से देखने पे सेल तो वैसा ही दिख रहा है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस।
व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? अगर हम ध्यान देंगे, प्लाज्मो का मतलब ही क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना या ब्रेकडाउन। तो जहां पे केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो शेप है, जो उनका जो ओरिएंटेड स्ट्रक्चर था, जब वो श्रिंक होना स्टार्ट कर गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। एंड दैट्स व्हाई ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल का स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। तो अब ये चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स वहां पे अलग आते हैं, क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। सेल टोटली क्या होती है, श्रिंक हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटली रिंकल्ड, या क्या बोलेंगे उसको हम, क्रीनेटेड सेल्स बोलते हैं। कब? जब उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर बाहर की ओर, सेल के अंदर से बाहर की ओर निकल जाए। क्योंकि इसमें सेल वॉल है तो हाँ, सेल वॉल है तो शेप तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म, वो क्या करेगा, बाहर की ओर कंटिन्यू निकलने से क्या होगा, वो भी आपका श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई टॉपिक में या कोई टर्म में अगर आपको डाउट रहता है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, आप वहां पे हमको कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आए थे, जैसे डाइजेशन का पॉइंट आया है और कुछ सेल्स के पॉइंट्स भी आए हैं, वो मैंने करा दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए वहां से भी जाके, तो जरूर हमारे उस वीडियोस को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।